नैरेटिव एकदम थिएट्रिकल और जबरदस्त था। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा कथित तौर पर एक मास्क्ड मैन के जरिए ये इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि मंदिर, धार्मिक परंपराओं और दान के लिए प्रसिद्ध एक शहर धर्मस्थल में कैसे वर्षों से सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। फिर उसके बाद हफ्तों तक मीडिया ने इस खबर को ऐसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में पेश किया, लेकिन इस पूरे मामले ने लिया यू टर्न जब पुलिस द्वारा जांच में कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई सामूहिक कब्र नहीं मिली, कोई अपराध साबित नहीं हुआ। अंततः आखिर में सो कॉल्ड विसिल ब्लोअर को ही कर्नाटक पुलिस ने झूठी जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जी हां दोस्तों, पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम और लेली गैंग का हो गया पर्दाफाश। लेकिन सवाल है कि अब जब ये प्रूफ हो गया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये किया क्यों गया होगा? क्या ऑब्जेक्टिव थे ऐसे करने के? झूठे गवाह क्यों पेश किए गए? चलिए एक एक कर इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और ये भी पता करते हैं कि क्या ये सब एक प्लान का हिस्सा था जिसमें एक ऐसा नैरेटिव चलाकर कथित तौर पर वहां के मंदिरों का कंट्रोल सरकार को दिलाया जाए या फिर धर्मस्थल को ही बदनाम किया जाए। तो देखिए, जैसा हमने आपको अपने एक पुराने वीडियो में भी बताया था कि धर्मस्थल स्पॉटलाइट में तब आया जब वहां के एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने 3 जून को कंकालों के फोटो साक्ष्य के साथ एक शिकायत में लिखा कि 1998 से 2014 लगभग 2 दशकों तक उसे सैकड़ों शवों को दफनाने या जलाने के लिए मजबूर किया गया। इस सनसनी के तुरंत बाद ही कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का भी गठन कर दिया। मतलब आश्चर्य है कि लव जिहाद जैसे मामलों में कोई एक्शन ना लेने वाली कांग्रेस की सरकार ने तुरंत इस मामले पर एसआईटी का गठन कर लिया। पर जैसा हमने आपको बताया कि पुलिस द्वारा जांच में कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब ये मास्क्ड मैन यानी चिन्नैया ने कोर्ट और एसआईटी के सामने कबूल किया कि उसने झूठ बोला और उसे इसके लिए तैयार व प्रशिक्षित किया गया था। और दूसरा ट्विस्ट ये सामने आया कि जिस औरत सुजाता भट्ट ने ये दावा किया था कि उसकी बेटी अनन्या धर्मस्थल से मिसिंग है, वो दावा ही गलत है। उनकी तो असल में बेटी है ही नहीं और ऐसा बोलने के लिए उन्हें एक यूट्यूबर ने दबाव डाला था। आपको बता दें कि ये झूठा दावा इस औरत ने इनसाइट रश नाम के एक यूट्यूब चैनल पर जाकर किया था। खैर, इन झूठे आरोपों से धर्मस्थल मंदिर, श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर ट्रस्ट और धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट पहुंची, क्योंकि सच सामने आने तक एक बड़े इकोसिस्टम द्वारा कथित तौर पर रचा एक षड्यंत्र हवा पकड़ चुका था, जिसे हवा देने का काम किया न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री और ऑल्ट न्यूज जैसे लेफ्ट मीडिया हाउसेस और उनके कथित पत्रकारों ने। न्यूज मिनट और उसकी संपादक धान्या राजेंद्रन ने सीधे आरोप नहीं लगाए, लेकिन लगातार रिपोर्टिंग कर इस मनगढ़ंत कहानी को हवा दी। केवल पिछले 8 महीनों में ही देखिए कि कैसे 24 फुल लेंथ रिपोर्ट्स निकाली गई न्यूज मिनट द्वारा धर्मस्थल मामलों में, जिसको लेकर कोई सबूत सामने ही नहीं आया था। इनमें इनकी 2 रिपोर्टर्स शिवानी कावा और पूजा प्रसन्ना काफी एक्टिवेटेड थी, जिनके कुछ उदाहरण आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फेक नैरेटिव में धान्या राजेंद्रन भी कूदी साउथ सेंट्रल पॉडकास्ट में इस पर चर्चा करके। और हाँ, 31 जुलाई को एक कंकाल मिलने की खबर पर भी न्यूज मिनट ने काफी जश्न मनाया था। सवाल ये है कि जिन्होंने ये फेक न्यूज फैलाई, उनका कोई प्लान था क्या कि वहां कंकाल रख दिया जाए और अपनी बात प्रूफ करने के लिए? आप देखिए कितना क्रिएटिव तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था धर्मस्थल को बदनाम करने के लिए। और इन सब के बीच एक दिलचस्प बात जो नजर आई वो थी कि इन खबरों के जरिए इंडिपेंडेंट मीडिया के भेष में फंडिंग की अपील करना, वीडियोस के दौरान क्यूआर कोड फ्लैश करना। मतलब क्या झूठी बिना तथ्य के खबरें फैलाना अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का हिस्सा बन गया है? वारे पत्रकारिता के नमूने। इन्हीं नमूनों में एक और नाम था ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा का, जिन्होंने न्यूज मिनट की इन फेक रिपोर्ट्स की सराहना की, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया एक एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी देने के लिए, झूठ को और लोगों तक फैलाने के लिए। पर सच सामने आते ही जुबैर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उनका प्रोपोगेंडा तो यही एक्सपोज हो गया कि अगर इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की बातों में वाकई सच्चाई थी, तो फिर क्यों मासमैन के आरोपी बनते ही उन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट करना शुरू कर दिए। बाकी संजय हेगड़े और प्रकाश राज जैसे लिबरल इकोसिस्टम के सदस्य भी जुबैर के इस झूठे धर्मस्थल प्रोपोगेंडा को कोट करते हुए दिखे। इसी कड़ी में प्रोपोगेंडा नैरेटिव फैलाने की रेस में न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे कैसे पीछे रह सकती थी, जरा उन्हें सुनिए। वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थला टेंपल के हेड
Rajya Sabha MP हैं, he's a powerful political figure. His brother Harshendra Kumar approached the court and got an ex parte injunction. The court in all its wisdom said, hata do, injunction granted. So over 8,000 media links on the issue have now been taken down. देखा आपने कि किस तरह इन्होंने धर्मस्थल प्रशासन प्रमुख वीरेंद्र हेगड़े के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई, और ये सब तब हो रहा था जब केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्या इन यूट्यूबर्स और पत्रकारों को कहीं से फंडिंग मिल रही थी ऐसा झूठा नैरेटिव फैलाकर एक धर्मस्थल को बदनाम करने की? देखिए, इस पर हम बिना किसी प्रूफ के कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, पर हाँ, इसको लेकर आशंका जताई गई उडुपी एमपी कोटा श्रीनिवासन पुजारी ने। इन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर धर्मस्थल के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण खबरें फैलाने वाले यूट्यूबर्स और व्यक्तियों के फंडिंग की ईडी जांच की मांग की है। चलिए, ये शायद बाद में पता चले कि क्या इसके पीछे भी कांग्रेसी इकोसिस्टम के और तमाम और केसेस की तरह किसी फॉरेन फंडर का हाथ है या नहीं। बाकी आगे चलते हैं, और जो सवाल मैंने शुरुआत में उठाया था उसे फिर से दोहराना चाहूंगी कि क्या ये सब प्लान था कि ऐसा नैरेटिव चलाकर वहां का कंट्रोल प्रेजेंट में वहां के लोगों से ले लिया जाए। देखिए, कांग्रेस लंबे समय से मंदिर प्रशासन को सरकारी निगरानी में लाने की कोशिश करती रही है। पहले भी कई राज्यों में ट्रस्ट या मंदिरों की कमाई को सरकार के अधीन लाने की पहल की गई। धर्मस्थल जैसा बड़ा मंदिर भी इस एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि बिना पुख्ता सबूत के एसआईटी नियुक्त करना इस बात का संकेत है कि सरकार को संवैधानिक रूप से मंदिर प्रशासन में एंट्री चाहिए। एसआईटी रिपोर्ट लंबी खींचकर मंदिर को लगातार शक के घेरे में रखा जा सकता है, पर अफसोस मामला आगे बढ़ने से पहले ही एक्सपोज हो गया। और वैसे भी ये कोई नया पैटर्न तो है नहीं। हिंदू रॉन्ग डूइंग को बड़े स्तर पर एम्पलीफाई करना, इंस्टीट्यूशंस और टेंपल्स को सवालों के घेरे में लाना, और फिर जब सच सामने आ जाए तो हमने सिर्फ सवाल उठाए थे कहकर निकल जाना, ये पहले ही किया जा चुका है। ये लोग ना तो माफी मांगते हैं और ना ही अपनी गलत रिपोर्टिंग की भरपाई करते हैं, लेकिन जनता के मन में एक संदेह का बीज बो देते हैं कि मंदिरों में कुछ तो गड़बड़ है। पर इस पूरे झूठे धर्मस्थल मास मर्डर नैरेटिव का दोहरा नुकसान हुआ। एक तरफ मंदिर ट्रस्ट की साख पर सवाल उठे, तो दूसरी तरफ मंदिरों को समाज सेवा और धर्म प्रचार के केंद्र की बजाय संदेहास्पद संस्था दिखाने की कोशिश हुई। और यही वह सिविलाइजेशनल वॉर है, जहां एक तरफ सैकड़ों साल पुरानी धार्मिक परंपराएं खड़ी हैं और दूसरी तरफ उन्हें बदनाम करने की कोशिश करने वाली एक नैरेटिव इंडस्ट्री। धर्मस्थल मास मर्डर केस असल में कोई मर्डर केस नहीं था, यह था कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का टूल और लेफ्ट लिबरल मीडिया की हिंदू संस्थाओं की डिफेम करने की पुरानी रणनीति का हिस्सा। ये वही मेथड है, झूठ को एम्पलीफाई करो और सच सामने आने पर अपने अपने पोस्ट डिलीट करके भाग जाओ। और यही कारण है कि हमें हर नैरेटिव को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जिस हॉरर स्टोरी को आप न्यूज़ स्टोरी समझ रहे होते हैं वो महज किसी को पॉलिटिकल स्क्रिप्ट होती है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।